पहले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उनके बारे में विचार करते हैं। हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कौन कौन से थे, कितनी इनकी संख्या थी, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब माहेश्वर सूत्र बार जितना पढ़ा उनके बारे में विचार करते हैं। इनकी संख्या कितनी थी, चतुर्दश थी। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र और चतुर्दश माहेश्वर सूत्र में हमने क्या क्या पढ़ा, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े और संपूर्ण वर्ण पढ़े। लेकिन कुछ भाग फिर भी पीछे बच जाते हैं, कौन कौन से बचेंगे उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, अच पढ़ा, अच यानी स्वर, 9 इनकी संख्या थी। हमने हल पढ़ा, हल अर्थात व्यंजन, इनकी संख्या कितनी थी, 33 थी। अब बात करेंगे आगे, इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने इनकी कौन सी संज्ञा होती है, कौन से इनके दूसरे नाम होते हैं, इनके बारे में चर्चा की। अब आगे पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण या वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। नंबर 1 स्वर याच, नंबर 2 व्यंजन या हल, और नंबर 3 पे हमने जो नहीं पढ़ा इन दोनों के अलावा है, जिनका माहेश्वरी सूत्रों में किसी भी प्रकार का कोई वर्णन नहीं है, वो है अयोग हुआ, अयोग हुआ। इसमें क्या क्या है, इसमें विसर्ग है, इसमें अनुस्वार है, और क्या है, इसमें विसर्ग है, अनुस्वार है, और क्या क्या है, तो और इसमें जीवामूल्य है और उपपदमानी। जीवामूल्य है और उपपदमानी। उपपदमानी है, इनके बारे में चर्चा करेंगे अभी। अब ये दो जीवामूल्य और उपदमानी दो वर्ण है, ये दोनों अर्ध विसर्ग का भाग, किसका भाग है, अर्ध विसर्ग का, अर्ध विसर्ग का भाग है। अब तीनों वर्णों को हम पढ़ेंगे ढंग से, सही तरीके से, व्यवस्थित रूप से। सबसे पहले नंबर पे आएगा कौन सा, अच यानी स्वर। नंबर 1 पे क्या पढ़ेंगे, अच पढ़ेंगे। एक बार देख लो कौन कौन से वर्ण है, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है और अयोग हुआ है। स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं, और अयोग हुआ वर्ण में कौन कौन से वर्ण है, तो विसर्ग है, अनुस्वार है, जीवामूल्य है और उपदमानी है। उपदमानी जिन्हें अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है, ये सारी चीजें किसमें है, ये अयोग हुआ में व्यवस्थित रूप से सम्मिलित की गई है। अब बात करते हैं हम आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। माहेश्वर सूत्र हमने पढ़ लिए। अब व्यंजनों का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे स्वर की। स्वर वर्ण स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जो स्वयं ही राजा हो, जो स्वयं ही राजा हो
वही स्वर है। स्वयं राजा किस प्रकार से है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण उच्चारण स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्र में इनको नाम दिया था अच। ये जो वर्ण है ये अच प्रत्याहार के हैं। किसके हैं? अच प्रत्याहार के हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अच भी कहा जाएगा। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं अपने आप किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे वर्णों को हम कहेंगे स्वर। कितने होते हैं? महेश्वर सूत्र के अनुसार हमने स्वरों की संख्या देखी थी 9। कितनी देखी थी? 9। लेकिन जो 9 स्वर है उनमें 4 स्वर अभी बाकी है। 4 कौन से बाकी है? जो शुरू के 4 स्वर है उनके जो दीर्घ रूप है वो अभी बाकी है। और कौन कौन से हो सकते हैं दीर्घ रूप? तो जो समजातीय स्वर है उनके दीर्घ रूप वही होंगे जो सम्मान जाति के वर्ण होते हैं। जो सम्मान जाति के स्वर होते हैं उनका दीर्घ रूप हो जाता है। कैसे? ए का क्या हो गया? ए का आ, ई का ई, उ, उ का बड़ा उ, और री का दीर्घ री। लेकिन अब आप ध्यान से देखना, री का दीर्घ रूप नहीं है। वैकल्पिक वैकल्पिक रूप से है लेकिन इनको मान्यता नहीं है, तो दीर्घ रूप ली का नहीं हो सकता। और कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं? उसके अलावा 2 वर्ण वो गुण संधि से बने हुए और 2 वृद्धि संधि से बने हुए। गुण संधि से ए और ओ, ए और वृद्धि संधि से आई और औ। इनके बारे में पहले चर्चा कर रखे हैं। अब देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इनकी संख्या कितनी हो गई? 13। त्रयोदश है। त्रयोदश वर्ण, त्रयोदश वर्ण। कितने वर्ण? 13 वर्ण होते हैं। जो कौन से वर्ण? स्वर वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? तो इसे हम क्या कह सकते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? या त्रयोदश स्वर भी कहा जा सकता है। त्रयोदश स्वर वर्ण। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने हैं? बस इतना क्वेश्चन पूछ लिया तो जवाब क्या होगा? 9 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। 9 हो सकता है, 13 हो सकता है, 3 हो सकता है क्या? या सर्व, या सभी हो सकता है क्या? एक प्रश्न कितने उत्तर? अब मैं तो इसमें वर्णों के भेद स्वरों के भेद पूछे हैं,
में स्वरों की संख्या पूछी गई है। इसमें इतना पूछा गया स्वर कितने हैं। अगर बात करें स्वर कितने हैं तो स्वर 9 भी है। प्रॉपर अगर पूछा जाए कि माहेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, अब तो कितनी है? 9 है। और सामान्यतया वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, अगर ऐसा पूछा जाए तो कितनी है? 13 है। अब 3 कहां पे होगी उनके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे। 3 की बात करते हैं तो 3 इसके भेद होंगे। कौन कौन से भेद होंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। कौन कौन से स्वर हैं और कितनी इनकी संख्या है? तो संख्या कितनी है? वर्णमाला के अनुसार इनकी संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। और माहेश्वर सूत्र के अनुसार संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। आगे समझ में? एक बार देखो ढंग से क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये सारे के सारे वर्ण हैं जिनकी संख्या कितनी है? त्रयोदश स्वर वर्ण। 13 स्वर वर्ण है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 13 होगी। अब बात करेंगे इससे आगे और कौन कौन सी चीजें हैं। स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से इनके भेद है, किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। पहला सवाल, जो भी संस्कृत से संबंधित जितनी भी एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, संदेश स्वर कौन कौन से हैं? संदेश स्वर है, ऑप्शन में दे दिए जाएंगे 4 4 स्वर, 4 4 का जोड़ा। तो कौन कौन से? ए में हम क्या करें? ई मिला दें। ए में हम क्या मिला दें? ई मिला दें तो क्या बनेगा? ए प्लस उ, ए प्लस ए और ए धन ओ। 4 संदेश स्वर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? ए और आ मिलकर ए बनाएंगे, ए और उ मिलकर ओ बनाएंगे। अब इन दोनों में कौन सी संधि है? तो ये गुण है, स्वर संधि है और गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। ए और ए मिलाकर आई बनाएंगे और ए और ओ मिलाकर औ बनाएंगे। इसीलिए मैंने लास्ट के 2 चारों वर्णों को इस प्रकार से लिखा था, ए ओ आई औ। ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि है। ये बात आराम से आपको समझनी चाहिए कि संदेश स्वर कौन कौन से हैं। तो संदेश स्वर कौन? 4 संदेश स्वर है। पहली बात तो पूछ लिया जाए कितने संदेश स्वर हैं, तो जवाब क्या होगा? 4 है। कौन कौन से? ए, ओ, आई और औ। गुण संधि से बने हुए स्वर कौन कौन से हैं? तो 2 वर्ण है, ए और ओ। वृद्धि संधि से बने हुए स्वर कौन कौन से हैं? तो ए, आई और औ। ये 2 वर्ण है। ये तो हो गए अपने संदेश स्वर। अब क्या करेंगे, इसके बाद में इनका वर्गीकरण देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद किस आधार पे?
तीन प्रकार से स्वरों के भेद हम कर सकते हैं, और वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। स्वरों के भेद कितने प्रकार से हो सकते हैं? तीन प्रकार से हो सकते हैं। नंबर एक, मात्रा के आधार पर। नंबर एक, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। नंबर दो, काल के आधार पर। काल के आधार पर। और नंबर तीन क्या हो सकता है? मात्रा के आधार पे, नंबर दो काल के आधार पे। हमने दो प्रकार से इनके भेद निकाल लिए हैं। और तीसरा भेद कौन सा है? उच्चारण के आधार पर। नंबर तीन, उच्चारण के आधार पर। तीन प्रकार के भेद हैं। नंबर एक, मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे इनके कितने भेद है? तीन भेद है। तो इनका नंबर एक क्या हो गया? एक मात्रिक। एक मात्रिक। नंबर दो, द्विमात्रिक। नंबर तीन, त्रिमात्रिक। एक मात्रा वाले जो स्वर है वो एक मात्रिक कहलाएंगे, जो दो मात्राओं वाले स्वर है वो द्विमात्रिक कहलाएंगे, और जो तीन मात्राओं वाले स्वर है वो त्रिमात्रिक कहलाएंगे। काल के आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो इसके लिए एक सूत्र है, उ कालो। उ कालो अज्रि स्व दीर्घ प्ल्युतस्य। उ कालो अज्रि स्व दीर्घ प्ल्युतस्य। उ कालो। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर एक वर्ण को प्रामाणिक वर्ण माना गया है। कौन सा? बड़ा ऊ। किसको माना गया? ऊ। दीर्घ ऊ को प्रामाणिक वर्ण मानकर इसके आधार पे जो काल के आधार पे भेद है उनको तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। ऊ यानी ऊ। काल, काल यानी समय। काल यानी समय। काल अर्थात समय। अज्रि, अच्छ, यहां से निकालेंगे अच्छ। हाँ, जो रे है और उससे पहले है और च मिलकर क्या बन जाता है? झ बन जाता है। तो यहां पर दो शब्द बन जाते हैं, क्या? ऋस्व दीर्घ और प्ल्युत। पूरे सूत्र में सारी चीजें छिपी हुई है। बाहर से कुछ लेके नहीं आना है और अलग से कुछ देखना नहीं है। एक वाक्य में, एक लाइन में, एक सूत्र में पूरी की पूरी बातें छिपी हुई है, तो उनको निकालना है। कौन कौन से भेद हैं? नंबर एक यहां पे है विश्व। नंबर दो ये रहा आपका दीर्घ। और नंबर तीन प्ल्युत। कितने स्वर हो गए? काल के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों के प्रकार कितने हो गए? तीन प्रकार हो गए। और मात्राओं के आधार पे भी
कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। अभी पूरा विवरण पढ़ेंगे इनका। अब उच्चारण के आधार पे, उच्चारण यानी बोलने के आधार पे किसी बात को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। या तो हम जोर से बोलेंगे, या हम धीरे बोलेंगे, या फिर हम उनको मीडियम साइज में बोलेंगे। सबसे जो ऊंची आवाज में अगर बात करेंगे, सबसे नीची आवाज में बात करेंगे, या एकदम समान रूप से जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वैसे बात करेंगे, इसके आधार पे इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 उदात्त, नंबर 2 अनुदात्त, और नंबर 3 स्वरित। कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 प्रकार से। हमारे पास क्या था? स्वर। संख्या कितनी? 13। त्रयोदश स्वर है। हमने पढ़ा था त्रयोदश स्वरः, और क्या परिभाषा थी? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं भेदों की। तो हमने 3 प्रकार से इनके भेद पढ़े हैं। एक नंबर मात्रा के आधार पे, एक मात्रा, जहां पे एक मात्रा लगी हुई है वो एक मात्रिक है, जहां पर 2 मात्राएं लगी हुई है वो द्विमात्रिक है, और जहां पर 3 मात्राएं लगी गई है वो त्रिमात्रिक है। ये तो हो गया मात्राओं के आधार पे। अब बात करते हैं काल के आधार पे, समय के आधार पे, यानी बोलने के समय के आधार पे। बोलने का जितना समय लगता है उसके आधार पे कितना समय लगता है? एक मात्रा को बोलने के लिए एक पलक झपकाने जितना समय लगता है। 2 मात्राओं को बोलने के लिए 2 पलक झपकाने जितना समय लगता है, और 3 मात्राओं को उससे 3 गुना कर दो, सीधी सी बात है। अब बात करेंगे अनुदात, उदात और स्वरित की। उदात क्या है? ऐसे स्वर जो तालु आदि के ऊपरी भाग से बोले जाते हैं, यानी जो जोर से बोले जाते हैं। जरूरत से ज्यादा जोर से जो बात बोली जाती है या कोई स्वर बोला जाता है तो वो हो गया उदात्त स्वर। जैसे मैं बोलता हूं ए, काफी तेज बोलना पड़े। एक मैं बोलूंगा ए, एकदम धीरे। ऊपरी भाग से बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? उदात्त स्वर कहलाते हैं। जो तालु आदि के निचले भाग से बोले जाने वाले स्वर है वो अनुदात्त स्वर कहलाते हैं। और जो मध्य भाग से बोले जाते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण तालु आदि के मध्य भाग से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वरित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरित स्वर कहते हैं। एक मात्रा में ए लिख दिया मैंने, द्विमात्रिक में आ लिख दिया, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, सबको पता है। एक मात्रा में क्या आएगा? जिसकी मात्रा 1 है। जिसकी मात्रा 2 है वो द्विमात्रिक है। लेकिन 3 मात्रा का तो कोई स्वर नहीं है। हमने इनको 2 भागों में बांट के ही पूरा कर दिया। तो 3 मात्रा का स्वर कैसे होगा? ए को हम क्या करेंगे? ए लिखेंगे और 3 लगा देंगे। ये हो गया त्रिमात्रिक। इसमें 3 संख्या लगती है। जैसे हम शब्द लिखते हैं ओम, ओम, ये ओ है, ये 3 है, और ये म है। ओम, 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 ओम। अब इसको आधार कैसे माना गया? ये शब्द जो है इसी से बनता है, और ये सारी की सारी चीजें भी यहाँ पे ये एक मात्रा वाले को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम क्या कहेंगे? द्विमात्रिक स्वर है। दीर्घ स्वर जो है वो द्विमात्रिक स्वर है। दीर्घ स्वर कैसा स्वर है? द्विमात्रिक स्वर है। तो ये हो गया आ। और प्लुत स्वर वही 3 वाला, जिनकी मात्राएं 3 है वो प्लुत स्वर है। लेकिन ये उच्चारण के आधार पे है, काल के आधार पे, यानी आप कितना समय लेते हो उसको बोलने के लिए, उसके आधार पे है। ये मात्राओं के आधार पे है। और ये जो है ये किसके आधार पे है? आप जो बोल रहे हो, जो उच्चारण कर रहे हो, उसके आधार पे है ना। अब यहां पर 3 बातें आ गई। वही
वापिस रिपीट हो रही है। किसी को शंका ये हो सकती है कि या तो ये सही है या ये सही है। अगर ये यहाँ पर आ है, एक मात्रिक है, तो दोबारा लिखने की जरूरत कहां पे पड़ी? सवाल ये भी अच्छा है। इसका जवाब है ऊ कालो, यानी ऊ शब्द से बना हुआ है। इसका जो प्रमाणिक वर्ण है वो क्या है? ऊ है। ऊ ऊ में दो ऊ आते हैं। एक तो छोटा ऊ होता है जिसे हम ऋस्व ऊ कहते हैं, दूसरे को हम दीर्घ ऊ कहते हैं। कुछ कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं जो हमारी आम बोलचाल के, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। दीर्घ को विदीर्घ कह सकते हैं, छोटे को हम ऋस्व कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे शब्द जो आपकी पकड़ में आए, बोलने में जो आसान हो, जो आप रोज बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं करता रहूंगा तो आपको बातें आसानी से समझ में आएगी। ऋस्व है, यहां पर भी ऋस्व ऊ है। ऊ को 3 भागों में बांटा गया। ऊ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या हो गया? ऊ। कौन सा? ऋस्व ऊ। ऊ को ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊ दीर्घ ऊ। और ऊ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ये 3 गुणा है। इस ऊ का क्या है? 3 गुणा है। ऊपर वाले का 3 गुणा है, इसका 3 गुणा है। अगर 3 गुणा नहीं होगा तो 3 मात्रा कैसे लगेगी? 3 मात्रा नहीं लगेगी तो 2 मात्रा लगेगी, तो फिर क्या हो जाएगा? ये तो दीर्घ हो जाएगा। प्लुत बनाने के लिए इसमें 3 मात्राओं को शामिल किया गया है। जैसे ओम शब्द है तो उसमें 3 मात्राएं हैं। ओ जो है, अब देखो ध्यान देने योग्य बात ये है कि ऊ और ऊ दोनों को प्रमाणिक माना गया, तो दोनों को प्रमाणिक माना गया, दोनों के साथ में भी क्या हो सकता है? 3 लग सकता है। दोनों के साथ अगर 3 लगेगा तो किसी के मन में शंका ये हो जाएगी 3 गुणा 2 तो पहले 2 और 3 कितने हो गए? 2 को 3 से गुणा करो, 6 मात्राएं हो जाएगी। नहीं होगी। इनमें जितने भी वर्ण है, स्वर वर्ण जितने भी ये 13 वर्ण है, उन सब के साथ हम क्या कर सकते हैं? इसको 3 गुणा कर सकते हैं। तो वो प्लुत स्वर में जाएगा, 3 गुणा ही रहेगा, उसमें 6 गुणा 12 गुणा का कोई झंझट नहीं है। अब कितनी मात्राएं हैं इसमें? इसमें भी 3 है और इसमें भी कितनी है? 3 है। दोनों में 3 मात्राएं हैं, 3 से ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं स्वरित स्वर या अनुदात उदात स्वर की। अपना जो तालु है, जिस प्रकार की हम ध्वनि निकालते हैं, सबसे ज्यादा कंपन होता है उसमें, और उसी के आधार पे आवाज ज्यादा या कम हो जाती है। जब कंपन ज्यादा होगा तो आवाज ज्यादा होगी, और जब कंपन कम होगा तो आवाज भी कम आएगी। तालु, तालु जितनी ज्यादा आवाज इससे टकराएगी उतनी आवाज तेज आएगी। ये उच्च भाग से बोले जाने वाले, यानी ऐसी आवाज जो मुख से निकलकर सीधी तालु से टकराए, तो जितनी जोर से टकराए उतनी ज्यादा आवाज आए, तो ये तो हो गया उदात्त स्वर। कौन सा हो गया? उदात्त स्वर ये हो गया कि हम जो भी आवाज करते हैं वो तेज हो, तालु आदि के ऊपरी भाग से, उच्च भाग से लगातार उससे आवाज टकराती रहे। ऐसी आवाज तो क्या हो सकती है? ऐसी आवाज को तो हम कहते हैं उदात्त स्वर। क्या कहते हैं ऐसे स्वरों को? क्या कहते हैं? उदात्त स्वर। क्योंकि आवाज जो भी है वो स्वर के रूप में ही बोली जा सकती है, डायरेक्ट व्यंजन के रूप में किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ सकती। आप उनको चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक है। व्यंजन क्या है? व्यंजन अर्धमात्रिक है। अर्धमात्रिक। जबकि स्वर क्या है? स्वर के हमने 3 भेद कर लिए। यहां पे देख लो, एक मात्रिक स्वर कौन सा है? ऋस्व है। द्विमात्रिक स्वर कौन सा है? दीर्घ है।
और त्रिमात्रिक स्वर कौन सा है? तो प्लुत है। तीनों को देख लिया। एक मात्रिक कौन सा? ऋस्व स्वर। द्विमात्रिक कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। और त्रिमात्रिक कौन सा स्वर है? तो वो प्लुत स्वर है। लेकिन व्यंजन जो है वो अर्धमात्रिक है। व्यंजन को क्या कहा जाता है? अर्धमात्रिक कहा जाता है। ये हो गए अपने स्वर वर्णों का पूरा वर्गीकरण। इस प्रकार से हम स्वरों को पढ़ सकते हैं। अब इनमें से क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या किसी भी स्कूली परीक्षा में, कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। बाकी पूछे तो कोई भी जा सकते हैं। तो कौन कौन से मुख्य क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, स्वरों के कितने वेद है? तो 3 वेद बताएंगे। डायरेक्ट अगर आप किसी से भी ये पूछेंगे कि स्वरों के कितने वेद है, तो जिसने पढ़ रखे हैं उनके दिमाग में ये आएगा कि स्वरों के 3 वेद है। ठीक है, और कौन कौन से? ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, स्वरों के 3 भेद है। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये तो साधारण सी बात होगी कि स्वरों के कितने भेद है। अब आपको ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, काल के आधार पे कौन से, उच्चारण के आधार पे कौन से भेद है, और मात्रा के आधार पे कौन से भेद है। हाँ, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, एक मात्रिक है स्वरस्थी, एक मात्रिक स्वर है, एक मात्रिक स्वर है। 4 ऑप्शन दे दिए। नंबर 1 आपको दे दिया उदात्त, नंबर 2 आपको दे दिया दीर्घ, नंबर 3 आपको दे दिया त्रिमात्रिक, ये तो दे ही नहीं सकता, तो दीर्घ की जगह प्लुत दे सकता है। और नंबर 4, क्योंकि नहीं तो डायरेक्ट पहचान हो जाएगी कि त्रिमात्रिक है, इसका मतलब एक मात्रिक नहीं है। या फिर आपको दे दिया क्या? ऋस्व। ऋस्व क्या उत्तर हो गया? क्या उत्तर होना चाहिए आपके हिसाब से? इनको पूरा बोर्ड एक बार आप रीड करें, देखें कि ये जो क्वेश्चन है, एक मात्रिक स्वर कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? उदात्त है, दीर्घ है, प्लुत है, या फिर ऋस्व स्वर है। कौन से स्वर है? एक मात्रिक की बात करते हैं, एक मात्रिक स्वर तो ए है और ऋस्व स्वर भी ए है। ए, ई, उ, री, ली, 4 वर्ण है। कौन कौन से? ए, ई, उ, री, ली, ये 4 वर्ण तो हो गए एक मात्रिक स्वर। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें, उनके बारे में चर्चा हम करेंगे अभी। एक मात्रिक स्वर कौन सा हो गया? ऋस्व स्वर। अब हमने सारी चीजें इसमें देख ली। मात्रा के आधार पे 3 भेद है, काल के आधार पे 3 भेद है, और उच्चारण के आधार पे स्वरों के कितने भेद हो गए? 3 भेद। अब सबको एक एक पढ़ेंगे।